नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जीएस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल से संबंधित एक अगली 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें जलवायु से संबंधित जो वर्षा का टॉपिक है, जिसमें वन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, भारतीय मिट्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ये वही क्वेश्चन हैं जो आयोग के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, बिहार पीसीएस हो, या बिहार लोक सेवा आयोग हो, झारखंड लोक सेवा आयोग हो, और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो श्रृंखला है प्रश्नों की, ये जो सीरीज है, ये स्पेशली आगामी एलटी परीक्षा को लेकर के तैयार की गई है। बड़े मेहनत के साथ प्रश्नों को एक एक करके इकट्ठा किया गया है, जिससे जो आने वाली परीक्षाएं हैं, खास करके जो एलटी परीक्षा है, उसमें जो 30 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से है और उस 30 में ज्योग्राफी का सेक्शन हो, तो वो आपसे अछूता ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो इस सीरीज में वर्षा, वन एवं मिट्टी से संबंधित प्रश्न उठाए गए हैं और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छा लगेगा और इसका हल हम व्याख्या सहित समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और व्याख्या सहित इस प्रश्नों को जानते हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है। मानसून की बात की गई है, तो भारत में जो वर्षा होती है, अलग अलग क्षेत्रों में मानसून की अलग अलग प्रकृति के द्वारा वर्षा होती है। जैसे उत्तर पूर्वी मानसून, वापस होते मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और संवहनिक वर्षा। तो देखो, अब इस पर यह डिस्कस किया जाए चारों ऑप्शन पर, तो संवहनिक वर्षा वर्षा का एक रूप है, ठीक है ना। तो हमारे यहां मानसून की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है भारत में, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। और जबकि हमसे क्वेश्चन सर्वाधिक वर्षा की बात की गई है, तो सर्वाधिक वर्षा, अच्छा अब आइए, तो ये होगा नहीं। वापस होती हुई मानसून से केवल तमिलनाडु जैसे राज्यों में वर्षा होती है, वो भी अक्टूबर महीने में शीतकालीन समय में जो वर्षा होती है, वो लौटते हुए मानसून या वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अरब सागर और हिंद महासागर से जो मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, उनको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। इस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो अब यदि भारत के स्ट्रक्चर को यदि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो आप देखिएगा, ये है अरब सागर और यह है हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर। अब ये जो ध्यान से समझिएगा, ये यहां से जो मानसूनी हवाएं हैं, ये जब आगे बढ़ती हैं पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर, ठीक है ना, तो कॉर्लिस बल के कारण ये थोड़ा सा मूव कर जाती हैं, अपने दाएं मुड़ जाती हैं। तो अब जब ये दाएं मुड़ती हैं, तो आप देखिएगा सबसे पहले ये टकराती कहां है? ये एरिया जो है, ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, यहां सबसे पहले टकराती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। तो सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में होती है। यहां के जो बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून है, वो जाकर के कहा, गारो, खासी और जयंतियां जो
आपका पूर्वी भारत है उस एरिया में टकराती हैं तो मेघालय जैसे, चूंकि भारत में या विश्व में सर्वाधिक स्थान वर्षा वाला जो मेघालय में मासिनराम है, तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट और मेघालय। अब आइए यहां देखिएगा, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा। अच्छा, मेघालय, ये जो हिमालय आप सोचिए तो आप हिमालय में कम वर्षा, हिमालय का मतलब जम्मू कश्मीर से नहीं है, हिमालयी क्षेत्र का मतलब जो पूर्वी भारत है। तो सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? तो अब चाहे झारखंड की बात कर लें और चाहे पूरे भारत की बात कर लें, तो वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लें। अगला क्वेश्चन, कुछ कथन दिया है, कारण दिया है और उसको पढ़ करके हमको इसका आंसर देना होता है। ठीक है ना। जैसे कथन क्या कह रहा है? कथन को ए से दर्शाया गया है, कारण को आर से दर्शाया गया है। चलिए पढ़ा जाए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। कथन आपका सही है। कारण क्या है? उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये गलत है भाई, ये गलत है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। काली मिट्टी में जैव तत्व की कमी होती है, प्रचुर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस इसमें पाया जाता है। जो प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। जैव पदार्थों की, जैव पदार्थ या इसको ह्यूमस कह लीजिए, इसकी काली मिट्टी में कमी होती है। तो आर आपका सही नहीं है, ए सही है, जबकि आर गलत है। अब देखिए कहीं ऐसा मिल रहा है इसमें, ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बात किया जाएगा तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। क्यों? क्योंकि हर बार ये नहीं होती जाती है, हर बार ये नहीं होती जाती है। और ये बनती कैसी है? ये कैसे बनती है जलोढ़ मिट्टी? नदियों के निक्षेपण से, नदियों के निक्षेपण से, या जो नदियां जब बहाव के साथ अपरदन के द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ लाती हैं और जब कहीं जमा कर देती हैं तो उससे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की मिट्टी होती है। जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है ना। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। चलिए अगले ऑप्शन पर बात कर लें। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? अब ये क्वेश्चन सब बहुत बार पूछे गए हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट लावा चट्टान से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसको हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब देखो तो इसमें तो कहीं है ही नहीं है, तो काली मिट्टी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? चरनोजम कहते हैं। काली मिट्टी को चरनोजम कहते हैं। तो अब बेसाल्ट लावा से किस मिट्टी का निर्माण? रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कथन पढ़ा जाए। पहला है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है, अभी चर्चा किया गया। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। इन्होंने क्रेब्स एक भूगर्भ वैज्ञानिक है या मिट्टी से संबंधित अध्ययन है, तो इन्होंने बताया कि रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी होती है। यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता
या नमी या जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये भी सही है। तो ये तो तीनों सही हैं। कह रहा कौन, ये सही है भाई। कह रहा कौन सही नहीं है, तो आइए, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं। काली मिट्टी कहाँ, मालवा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। बिंद और सतपुड़ा के बीच वाले क्षेत्र में जो मालवा का पठार है, जो काली मिट्टी का संप्राय मैदान है, वहां सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। और यदि राष्ट्र की या राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में, मालवा के पठारी क्षेत्र में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और चूंकि सही नहीं है यही पूछा है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में सही कथन को चुनिए। यहां सही चुनना है। तो देखिए, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। सही है ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये लगभग 33.5% भूभाग पर पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी का विस्तार है वो जलोढ़ का ही विस्तार है। 33.5% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो पहला गलत हो गया। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता नहीं। नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस की अधिकता इसमें होती है। उसके बाद में यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। अरे सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यह भी गलत है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपण से बनती है। हाँ, यही आपका सही है। इस कथन में केवल चौथा कथन सही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो अभी आपको बताया गया बेसाल्ट चट्टानों से हुई है, बेसाल्ट लावा से हुई है। अब बेसाल्ट लावा ज्वालामुखी से ही तो उत्पन्न हुआ है। अब बेसाल्ट लावा को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको बिदरी या फिसर ज्वालामुखीय चट्टान भी कहते हैं। बिदरी या फिसर ज्वालामुखीय चट्टान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी है और ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। 2 सूची दी गई है, इसको सुमेलित करना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मिट्टियों का प्रकार बताया गया है और जहां ये पाई जाती हैं उनसे संबंधित राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए भाई, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है इन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाती है? राजस्थान में। अब आप मिलाइए, 1 का 2 देखिए कहां है? 1 का 2 बी ऑप्शन में है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा किस प्रकार की? तो ये एक मिट्टी का प्रकार है। पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। करेवा ये एक मिट्टी का प्रकार है जो झीलों के निक्षेपण से बनता है। नदियों के द्वारा जो अपरदित निक्षेपण से बनता है वो जलोढ़ मिट्टी है। ये भी एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी ही है जो झील के द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ हैं उससे इसका निर्माण होता है। और कहां ये पाई जाती है? ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है। कहां? कश्मीर घाटी में पाई जाती है। ये इसकी विशेषता है। थोड़ा सा काले रंग की होती है या भूरे रंग की होती है। काले या भूरे रंग की ये मिट्टी होती है।
अब हमसे पूछा गया है और इसमें क्या अधिक होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। अब किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है करेवा मिट्टी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो देखो भाई, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। हाँ ये सही है, जहां तापमान उच्च होगा और भारी जहां वर्षा होगी उसी क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी होती है। ये गलत है भाई, अरे आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये लेटेराइट लाल रंग की होती है, तो इसमें कमी कहाँ होती है, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो दूसरा आपका गलत है। तो इसके अनुसार केवल पहला सही है। अब आप आइए ऑप्शन में, केवल पहला सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। फिर सुमेलित करना है, दो सूचियां दी गई हैं, कहां कहां पाए, कुछ वन के प्रकार दिए गए हैं और राज्य ये कहां पाया जाता है इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है ना। चलिए तो क्या कह रहा है भाई, मिलाइए, उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, अर्थात जो कर्क रेखा से नीचे या कर्क रेखा के आसपास जो होते हैं, जैसे जो आपका मकर रेखा है, मकर रेखा से ऊपर का जो हिस्सा होता है लगभग 10 अक्षांश तक, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाएंगे, दक्षिणी भारत में, और वो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं जो केरल में स्थित है। तो पहले का 4 हो गया, देखो पहले का 4 कहीं है, अब एक ऑप्शन है डी, एक ही ऑप्शन है डी, पहले का 4। और मिलाइए, शंकुधारी वन कहां पाए जाएंगे, हिमालयी क्षेत्र में, बी का 2 हो गया। कच्छ वनस्पति कहां पाए जाएंगे, कच्छ वनस्पति जो सुंदरबन का डेल्टा है, ज्वारीय वन वाला, और जो पतझड़ है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR के 2021 के अनुसार, ये 23 वाला नहीं पूछा है, 21 वाला पूछा है, तो 21 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अंश वनों के अंतर्गत है, ये करंट में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो करंट में ये पूछा जाएगा। तो अब IFSR रिपोर्ट 2023 वाला है कि 25 वाला है, 25 वाला तो आया नहीं है, 23 वाला इससे लेटेस्ट होगा। तो ये 21 पर फिलहाल पूछा गया है। तो 21 में जो भारत में वन का जो कुल उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% पर वन था। और जब 23 की बात की जाएगी, 23 के रिपोर्ट के अनुसार, तो ये 1% बढ़ करके 23% के आसपास, ये 23.54% हो गया है। ये जो आंकड़ा है ये IFSR 23 का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। हमसे 21 का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यदि इसके स्थान पर 23 दे दिया जाएगा तो 23.54 हो जाएगा। 23 इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल पर आती है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और इनमें उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्न में कौन सा आरोही अनुक्रम है। आरोही अनुक्रम है, बढ़ते से आरोही, घटते से बढ़ता, घटते से बढ़ता अनुक्रम है। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कौन सा राज्य सबसे कम है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है ना। तो आ जाइए बात करते हैं। सबसे पहले जो वन, अब देखो जहां सबसे कम होगा तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सबसे कम जो वन है वो कहां पर है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हमसे सबसे वन की प्रतिशतता, जैसे ये 2 चीज है, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन
सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तब आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन हमसे सर्वाधिक वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि उस राज्य का जो क्षेत्रफल है, उस राज्य के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है, ठीक है ना। जैसे कुल क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल की तुलना में पूछा गया है, कुल वर्ग किलोमीटर नहीं पूछा गया है। तो अब और आरोही क्रम में तो सबसे कम वाला पहले, उससे बाद वाला उसके बाद में, उसके बाद वाला सबसे, तो सबसे, यदि इन राज्यों की बात करें तो अपने क्षेत्रफल की तुलना में सबसे कम वन महाराष्ट्र में है। मतलब पहले सबसे कम हो जाएगा आपका 3 नंबर देखिए 2 जगहों पर है, तो महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद में फिर है अपने क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, अपने क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो अब आ जाइए, हाँ मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर यह हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र से ज्यादा। तीसरे नंबर पर आपका है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ नहीं, तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा हो जाएगा और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसका क्रम जो होगा आरोही क्रम 1 2, पहले क्या हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, उसके बाद में 4 नंबर और फिर 1 नंबर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये इसका आरोही क्रम होगा, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले अपने राज्य के क्षेत्रफल की तुलना में सबसे कम वन कहां है, महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में और फिर छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं और उनकी स्थिति पूछी गई है कि कहां है, ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, ये आपका नैरोबी में है, केनिया, ये आपका पहला सही है, पहला सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये भी सही है। मरुस्थलीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये बांदा है, ये बांदा, ये गलत है, ये आपका गलत है, ये बांदा नहीं, ये झांसी में है, ध्यान रखिएगा, ये बांदा नहीं, ये झांसी में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है, और इसीलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए और आपसे कह रहा है कि ये 3 प्रकार के वृक्ष हैं, इसमें कौन से पर्णपाती हैं, कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो भाई सागौन तो ये सदाबहारी वन है, तो पर्णपाती कटहल और महुआ हुए, तो इसमें 2 प्रकार के वृक्ष हैं जो पर्णपाती हैं, ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है। उत्तरी मैदान की मिट्टी निक्षेपण से बनी है, अरे भाई सही है ना, मैदानी भाग की मिट्टियां किससे बनती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ से, पहला सही है। खादर मिट्टियां पीठबान मैदानों में पाई जाती हैं, ये भी सही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। स्थानांतरित कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता एवं नमी में वृद्धि होती है, ये गलत है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर ये सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि, जिसको झूमिंग कृषि कहते हैं या ट्रांसफर फार्मिंग कहते हैं, जब वनों को काट करके कुछ समय तक लिए वहां कृषि की जाती है, तो उपजाऊपन उनका जब हम यूज कर लेते हैं तो उसको छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता वहां नष्ट होती है, बढ़ती नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है, डी असत्य है, और इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। भारत में मिट्टी का विस्तार, किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल है, पहले पर ही हमने बात किया, जलोढ़ मिट्टी पर का 33.5% क्षेत्रफल पर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें।
भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार है? जैसे मैदान की बात आ जाएगी किसका हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी की बात की हो जाएगी। चलिए आगे आ जाइए। अगला, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना यहां असत्य पूछा गया है, गलत है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति में इनका रंग लाल होता है, ये तो सही है। आयरन ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, ये भी सही है। ये मिट्टियां नदी घाटियों में पाई जाती हैं, नहीं भाई, नदी घाटी में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है, यही कथन असत्य है। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए यदि आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की अधिकता, ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये तो रास्ता चलते हुए क्वेश्चन है, जबानी पर रटा होना चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइम का यूज किया जाता है, लाइम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, खादर और बांगर किस मिट्टी का वर्ग है? जलोढ़ मिट्टी का। इसमें कहीं बहुत ज्यादा कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नवीन जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बात कर लें, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को, क्योंकि जल धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा तो होती है, लेकिन जब ये सूखती हैं तो ये फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ जाने के कारण इनको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसीलिए स्वतः कृषि मिट्टी को भी नाम दिया जाता है, किसको? काली कपास की मिट्टी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है, कई बार मैंने चर्चा किया है, काली मिट्टी। मालवा पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है, जो गलीय अपर्दन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। जो मृदा में लवणता आती है, जब पानी वाष्पित हो जाता है तो उसमें जो नमक रह जाता है उससे मिट्टी लवणीय हो जाती है। अब लवणता का प्रभाव क्या पड़ता है? तो लवणता का प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव होता है? या फसलों के उत्पादन में वृद्धि करता है? नहीं, ये कमी करता है। या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है? हाँ ये सही है, अपारगम्य बना देता है, अर्थात जल का वाष्पन नहीं हो पाता। गम्य मतलब दिखाई पड़ना, अपारगम्य मतलब ना दिखाई पड़ना, आर पार ना होना। तो लवणता मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। या भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, गलत है। या मृदा के वायु आकाशों को जल से भर देता है, गलत है। वायु आकाश जो बारीक छिद्र होते हैं, वो जल से जब अपारगम्य हो जाएगा तो ऊपर जो जमीन सतह का जो पानी है जब अवशोषित ही नहीं होगा, तो वहां जो अवकाश हैं, जो बारीक बारीक छिद्र हैं, जो केशनलियां हैं, उसमें जल कहां प्रवेश कर पाएगा? तो ये क्या कर देता है? मृदा को अपारगम्य बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच वर्ग में होती है? तो जो पीएच वर्ग होता है पौधों की वृद्धि के लिए सामान्यतः 6 से 7 पीएच के मध्य जो मिट्टी होती है उसमें पौधों का विकास या वृद्धि होती है, अर्थात ना तो अम्लीय और ना तो ही क्षारीय। ना तो अम्लीय क्योंकि 1 से 7 तक अम्लीय, 7 उदासीन, और 7 से ऊपर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो ना तो बहुत अम्लीय होनी चाहिए मिट्टी, ना तो क्षारीय होनी चाहिए। इसलिए पौधों की वृद्धि जो सामान्यता होती है वो 6 से 7 पीएच के मध्य होती है। चलिए और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस मृदा में हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होती है उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी में 2 प्रकार के आयन हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक पोटेशियम और सोडियम आयन होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो अम्लीय मिट्टी होती है,
और जिसमें पोटेशियम और सोडियम आयन होता है ये होती है क्षारीय मिट्टी। हमसे कहा गया है कि हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय मिट्टी कहते हैं। और जिसमें सोडियम पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे वो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्नों की एक सीरीज थी जो चुनिंदा प्रश्नों को उठा करके इसमें शामिल किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, पढ़ने में आनंद आया होगा, और ये अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर ऐसे ही नए सीरीज के साथ फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।